बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस मुल्क में कानून मेरे और आपके लिए है, पॉलिसीज़ भी मेरे और आपके लिए हैं, सेक्रीफाइस भी मैंने और आपने करना है, इफ़ेक्ट भी मैं और आप होंगे, IMF की शराइत भी मैंने और आपने पूरी करनी है, नाजुक हालात से भी मैंने और आपने गुजरना है, और वादे भी हमसे होने हैं और बेवफाई भी हमसे होनी है, क्योंकि हुकूमत की तो मजबूरियाँ होती हैं। और सिर्फ एक ये हुकूमत नहीं, कोई भी पॉलिटिकल जमात जब इक़्तिदार में आई है तो उसकी मजबूरी वही रही है, और वफाकी काबीना की तौसी वो मजबूरी रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 हुकूमतों को आप देखते हैं तो इसमें इत्तेहादियों की एक बड़ी तादाद मिलाकर फिर हुकूमत बनाई गई है। और ऑपोजिशन में रहते हुए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर तौसी ले ली जाती है। वफाकी काबीना में तकरीबन 2 दर्जन के करीब नए वज़रा मुमलिकत और मुशीर जो है उनको ऐड किया गया है, उनको शामिल किया गया है, और अब एक कैबिनेट की तादाद भी बढ़ गई है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें PMLN के कुछ लोग हैं, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं, बलूचिस्तान से एक जमात है उसके कुछ लोग हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जिन्होंने इन इंतखाबात के अंदर एक नई जमात बनाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, परवेज़ खटक साहब, वो भी शामिल हैं इस तौसी के अंदर जो नए मुशीर तैनात किए गए हैं। अब अगर पूछा जाता है हुकूमत से कि आपने ये क्यों की तौसी, तो वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे वज़रा हैं जिनके पास 2 या 3 वजारतें हैं, तो फिर बर्डन को डिवाइड करने के लिए और एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए हमने ये इक़दाम उठाए हैं ताकि वजारतों की कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके। फिर इत्तेहादियों को साथ कायम रखने के लिए भी हमें यह पता है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करती है, क्योंकि इत्तेहाद एक तरफ क्योंकि ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है तो हुकूमत को भी अपने इत्तेहादियों को कायम रखने के लिए उनको बार बार कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और इत्तेहादी भी इस वसी तर मफाद के लिए हुकूमत का हिस्सा बनते हैं कि फिर जब काबीना बनेगी तो उनको भी उसमें फ़ायदा हासिल होगा। इसी प्लेटफॉर्म से नाज़रीन 2 महीने पहले तकरीबन हमने ये खबर ब्रेक की थी कि नए वज़रा का इंतखाब होने जा रहा है, और परवेज़ खटक साहब का नाम भी हमने आपको बताया था, और तकरीबन 2 महीने के बाद ये मामला सेटल डाउन हो गए हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और बगड़िया फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब अगर आपसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि आपको याद होगा 2 माह पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी और 2 माह लगे, लेकिन तकरीबन मिलते जुलते नाम ही हैं और बड़े कॉमन नाम है जो उस वक्त हमने बताए थे, वो भी इस तौसी के अंदर शामिल है जो वफाकी काबीना ने ऐड किए हैं अपनी काबीना के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह महसूस हुई हुकूमत को? बर्डन बहुत ज़्यादा है हुकूमत पर, इस वजह से नए लोगों को शामिल किया गया, या इत्तेहादियों के मुतालबात बहुत ज़्यादा थे जिनको साथ रखने के लिए और अपने आप को ताकतवर रखने के लिए ये तौसी की गई? इसमें जो नज़र आ रहा है ना वो ये है कि हुकूमत ने ये जो तौसी की है काबीना में, और 21 से 43 हो गए हैं, और फिर कुल मिला के 51 हो गए हैं मुशीरान और एडवाइज़र्स और SAPMs को मिला के। तो मैंने पहले सबसे जो है वो कानून देखा, आइन देखा, तो मुझे पता लगा कि ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। ठीक है, कैसे? देखिए, नेशनल असम्बली में इस वक्त आपकी हैं 336 सीटें, सेनेट में हैं 96, ये कुल मिला के बनते हैं 432 के आपके दोनों हाउसेस को मिला के आपकी पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट्स ऑफ 432 मेंबर्स। अब इसमें आइन में कहा गया है कि आपकी जितनी ये तादाद होगी ना, उसका 11% जो है मैक्सिमम आप रख सकते हैं अपने वज़रा की तादाद को। तो वो तो 11% नहीं बनती, तकरीबन 10.5% बनती है। वो इसलिए कि 21 से 43 हो गए। ठीक है, तो जहाँ तक बात है कानून और आइन की, तो हुकूमत का ये इक़दाम जो है वो बाकायदा तौर पे कानूनी भी है और आइनी भी है। अब बहस बराए बहस करनी या मुखालफत बराए मुखालफत करनी वो अपनी जगह पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछली हुकूमतें जितनी भी आई हैं बशमूल PTI की हुकूमत के, उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से वज़रा की तादाद को बढ़ाया। मुशीरान, SAPMs यानी स्पेशल असिस्टेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और फलाना तादाद जो है वो हमेशा बढ़ती रही। मिसाल के तौर पे PTI के दौरे इक़्तिदार में 86 थी ये तादाद, 86, और इसमें सिर्फ 35 तो सिर्फ SAPMs थे और 10 एडवाइज़र्स थे।
अब जो तकाबुल करते हैं, अब तो आपको पता लगता है कि इनकी तो टोटल तादाद वज़रा की, जिसमें कि फेडरल मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, आपके एडवाइज़र्स आते हैं और SAPMs आते हैं, वो इस वक्त जब ये तोसी हो गई है तो 51 बनती है, जबकि PTI के दौर में ये तादाद जो है वो 86 थी। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब ये है कि क्या ये वाकई इन हालात में ज़रूरी था ये काबीना की तोसी? ये तो तय हो गया कि आईनी तौर पे ठीक है, कानूनी तौर पे ठीक है, और वज़ीर आज़म जो हैं वो मजाज हैं इस बात के, और सदर पाकिस्तान ने हल्फ भी ले लिया। ये सारा कुछ जो है ये ऑप्टिक्स नहीं है, ये वाकईतन ये कानून और आइन के मुताबिक, ये तो तय हो गया। क्या इसकी ज़रूरत थी? अच्छा, इस सवाल के जवाब में तो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता सकते हैं, या आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बताएंगे, स्पीकर साहब बता सकते हैं, सेनेट के चेयरमैन बता सकते हैं। इसके बाद जो है वो मेरी और आपकी सिर्फ उम्मीदें, आपने कहा ना कि ये होता है तो मेरे और आपके लिए, और ये होता है तो मेरे और आपके लिए, तो यहां पे एक चीज को ऐड करूंगा कि मेरे और आपके लिए अब इसमें ऑप्शन क्या है। मेरे और आपके लिए यहां पे ऑप्शन है कि हमने 3 उम्मीदें लगानी हैं इस वसत ज़दा वसी तर जो इस वक्त हुई है। पता नहीं कल को और भी 3-4 जमा हो जाए जी। वो 3 उम्मीदें कौन सी हैं जो मैंने और आपने लगानी है? पहले नंबर पे देखिए, 21 वज़रा थे तो मईशत संभल गई, अब हो गई है 41, तो मईशत को तो फिर 4 चांद लगने चाहिए ना। देखिए ना, डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो आपने 21 ने संभाल लिया मईशत को, अब ने 4 चांद लगाने हैं इन बाकियों ने। दूसरी उम्मीद, 21 वज़रा थे तो 26वीं तरमीम भी आ गई, और पैका में भी जो है वो आपकी अमेंडमेंट्स आ गई। अब यह कि 43 के साथ तो आप एक बाकायदा तौर पे नया आइन लिख सकते हैं, यह भी उम्मीद है। तीसरी उम्मीद और आखिरी, देखिए 21 वज़रा के होते हुए इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई, हमें बताया गया। तो ये जब 43 हो गए हैं, 43 हो गए हैं, तो कम से कम बजट तो सरप्लस में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये वो 3 उम्मीदें हैं जो कि मैं और आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आईनी और कानूनी हुआ है, हिसाब किताब के मुताबिक हुआ है, इसलिए इसमें तनकीद की गुंजाइश नहीं है। आखिर में एक शेर सुनाऊंगा, क्योंकि एक इसमें मुझे हैरानी की बात भी नजर आई। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये वही परवेज खटक साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और पीटीआई का फलाना था, और बड़े जय्यद किस्म के पीटीआई के रहनुमा थे, बड़े एहतजाज भी लेके आए थे केपी के। मैं हैरान हो रहा हूं कि इसमें आखिरी बात इस वक्त की, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि अगर परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली या उनको भी शामिल कर लिया गया है, तो फिर फवाद चौधरी साहब ने क्या किया है आपका, उनको भी शामिल करें ना, और ये मौका है उनको शामिल करने का। इसके साथ बाकी भी जरा निगाह दौड़ाइएगा, क्योंकि अभी आपने एडवाइजर्स जो हैं और जो SAPMs हैं और बढ़ाने हैं। तो इसमें यहां पे अपनी बात खत्म करता हूं कि इस पे हमारा बस नहीं है, आईनी और कानूनी है, और इसमें कुछ हैरानी की बातें हैं जो कि हम पहली दफा हैरान नहीं हो रहे। हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि इस तरह की और सरप्राइजेज जो हैं वो हमें ना दे। हमें बहुत सारे सरप्राइजेज मिल चुके। बगेड़ी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, सरप्राइजेज वाली। बगेड़ी साहब, हमारा बेसिक मसला ये होता है कि हमसे वादा किया जाता है, ये दावे किए जाते हैं इलेक्शन के अंदर कि हम बड़ी महदूद किस्म की काबीना रखेंगे। फिर जब IMF के पास जाते हैं और फिर जब नए टैक्सेस लगाए जाते हैं तो कहा जाता है कि आप लोग भी अपने अखराजात कम करें, हम हुकूमती अखराजात भी कम करेंगे। लेकिन इस साइड से तो पूरी उम्मीद रखी जाती है, उस साइड से अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आता, इसलिए फिर थोड़ी सी तनकीद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मैं आइन और कानून और ये बातें सुन रहा हूँ। मुझे पहले ये बताएं वो कहाँ गया आइन और कानून कि अभी तक 1 साल हो गया इस हुकूमत को। सेनेट के जो KP के जो 12 में खिलाफ की जो 50% जो टर्नओवर होना है इलेक्शन टू द सेनेट फ्रॉम KP, वो तो अभी तक हुआ नहीं है। कहाँ गया आइन और कानून कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जनाब जुलाई पिछले साल मेजॉरिटी फैसला कि आप रिजर्व सीट्स को जो है उसके मामले में जो है नेसेसरी स्टेप्स लेंगे,
नेशनल असेंबली हो गया, प्रोविंशियल असेंबली हो गया, रिजर्व सीट के ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई आगे बातचीत नहीं हुई है। किधर गया आइन कानून? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, मानता हूं एक ऑटोनोमस और सेपरेट इदारा है, लेकिन भाई कोई तो कोई उसको पुश करेगा ना, कभी को खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान 26 आईनी तरमीम होगी, अब आगे चलना है तो ये काम तो पूरा करे ना। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ ये टोटली अनजस्टिफाइड है। ठीक है, अगर 11% लिखा हुआ आइन में और आपने जनाब 11% का फिगर अचीव कर लिया, वो खुदा का हुक्म तो नहीं है। आइन ने कहा है आप हालात ग्राउंड रियलिटी देखें। क्या पाकिस्तान जो है कि गवर्नेंस की जो अच्छी गवर्नेंस तो वो होती है कि मजा है ना कि जनाब आप 30-35 वज़रा के साथ आप रियासत के मामला चलाएं और बड़े दावे बगेड़े साहब वो कहते हैं रियासत के मामलात इतने सिंपल नहीं है कि थोड़ी सी तादाद में लोग उसको कवर अप कर लेंगे। नहीं तो मेरी बात सुने, मेरी फिर बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये बार बार क्यों हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं बस जनाब हम राइट साइडिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज की, इतनी मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर देंगे, इतने लोगों को खत्म कर देंगे, इतनी मिनिस्ट्री खत्म कर देंगे। गुड, मैं तो उस चीज का सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहाँ बेसिकली ये जो लोग जिनको ऐड किया जाता है खासकर कोलिशन गवर्नमेंट में, माजी में भी रहा है, कोई नई बात नहीं, मैं मानता हूँ। ये इसके 2-3 मकासद हैं। एक तो ये कि आपने अपने एलाइज को खुश रखना है, क्योंकि वो एलाइज कहते हैं हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मौज मेला सारा आप कर रहे हैं, हमारा मौज मेला किधर गया? पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स, डेवलपमेंट फंड्स कौन छोड़ता भाई? वो कह रहे हैं कि भाई 1 साल गुजर गया, हमें भी मौका दो, कुछ हम भी कुछ थोड़ा फायदा उठाएं, क्योंकि पता नहीं कल को पता नहीं कैसे हालात पाकिस्तान में हो जाए कि पता लगे कि जी ये तो मिड टर्म इलेक्शन आ गए, तो वो मिड टर्म इलेक्शन में तो फिर इलेक्शन में तो पैसा खर्च होते हैं। आपको पता है डेवलपमेंट फंड जब मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को तो उसका कितना परसेंटेज जो है वो आपकी और मेरी जेब में जाता है। अच्छा बगेड़ी साहब, एक मुख्तसरन चीज ये बताइएगा कि आपको लगता है कि एक तरफ जो इत्तेहाद बन रहा है ऑपोजिशन का, उसकी वजह से भी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी जरा साथ मिलाने के लिए या साथ रखने के लिए इस किस्म का इकदाम उठाया? नहीं, इसमें लॉजिक है, बिल्कुल मैं इसको समझता हूँ कि ये भी है, ये स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है हुकूमत की कि जनाब कल को कुछ हालात ऐसे हो जाए तो या कोई कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात हो जाए वो अप्रैल 2022 वाले कि पता लगे जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया मैदान में, कोई हुकूमत के अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, कोई कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो भाई हमारे लोग जो हैं उनको मुतमईन करो ताकि वो पुरसकून हो। जब ऐसा पॉइंट आ गया। नहीं, एक और मेरी बात देखें, बात ये है कि अब हम सुन तो रहे हैं कि ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, अब किस किस पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे वो, और दूसरी बात ये कि जो अपना इत्तेहादी हैं उनका भी तो मुंह बंद करना ना। अब देखें ना एमक्यू वाले जो हैं और जो ऐसी पार्टी है छोटी पार्टी, वो कहती हैं भाई हमारा भी शेयर चाहिए हमें सिर्फ, और बल्कि एमक्यू वाले तो ये कहते थे पिछली गवर्नमेंट में कि हम तो ये जो गवर्नमेंट आपकी है ये तो हमारी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बार बार कहते थे साफ उनके मैंने कि ये तो जनाब हमारी वजह से, हम आज चाहें तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो ये देखें एक किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, कि आप जनाब इस ऐसे वक्त पे कोई नहीं सोचता कि भाई हमने IMF के कर्जे पे हम मुल्क चल रहा है, जनाब हमने ऑस्टेरिटी बैज लेने हैं, इसको कम करना है, अखराजात होंगे, ये जो 24 मिनिस्टर्स हैं एडवाइजर्स वगैरह, इनको अपनी गाड़ियां भी देनी है, इनको अपने पेट्रोल भी देना है, इनको अपने तनख्वाह भी देनी है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, इनके TAD होंगे, इनकी ट्रैवलिंग के वो तमाम मामलात होंगे। तो वो हुकूमती एक नुमाइंदे को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ना कोई नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी इनके लिए, ना कोई नया दफ्तर बनाना पड़ेगा इनके लिए, ना कोई नया ड्राइवर रखना पड़ेगा इनके लिए, ये तो एफिशिएंसी बेहतर करेंगे। साकिब बशीर साहब, पीपल्स पार्टी को नहीं मना पाई हुकूमत, लेकिन PMLN के बहुत से लोग वो तो अपनी जमात के थे, फिर MQM और फिर बलूचिस्तान की पार्टी और फिर परवेज खटक साहब को भी उन्होंने आखिरकार मना लिया कि आप भी आए, मुशीर आ जाए हमारे पास। जी, परवेज खटक साहब तो तैयार थे, वो पहले भी जिस तरह आपने बताया कि शुरू में भी हमने बात की थी हफ्ता 2 हफ्ते पहले कि परवेज खटक साहब जो है वो आएंगे। परवेज खटक जो है उनकी अगर बिल्कुल बुनियाद आप देखें तो एक वज़ीर आला रहे हैं सूबे के, और वज़ीर आला से बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए कि एक इलेक्शन भी नहीं जीत सके, उनकी जो पार्टी उन्होंने एक बनाई थी वो पार्टी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनकी तो सियासत ख़त्म हो रही थी। अब ये है कि कम से कम एक ओहदा लेकर हो सकता है कि उसको लेकर आगे कोई डेवलपमेंट, कोई काम, कोई इस किस्म के अपने जो हल्के में वो एक्टिव हो सकेंगे। बाकी जो इस वक्त जो ये तब्दीली की गई है, इसको अगर इसका जायज़ा लें
तो इसमें तकरीबन तमाम जो पार्टीज है पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम को जो है वो उसमें रखा गया है। MKM भी है, मतलब कराची में वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल आ गए हैं। बाप पार्टी जो है वो बलोचिस्तान से, जनूबी पंजाब से भी जो औरंगजेब खिची साहब हैं ये PTI के वो आज़ाद थे तो उनको भी नवाजा गया, जो मुनारिफ जिनको आप अराकीन कहते हैं। इसी तरह रजा हराज है खानेवाल से, ये जनूबी पंजाब से। इसी तरह जो शमाली पंजाब है यहाँ से भी, और खैबर पख्तूनख्वा से सरदार यूसुफ, वहाँ से बड़ा आ रहा था मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर कि आप जो है वो वहाँ पे नहीं देख रहे, तो वहाँ से सरदार यूसुफ जो है वो उनको लिया गया है जो खैबर पख्तूनख्वा से, और इस्लामाबाद से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और रावलपिंडी से जो हनीफ अब्बासी साहब को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बुनियादी तौर पर की गई है कि हर तरफ की नुमाइंदगी जो है वो हो जाए, और जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी, क्योंकि उनकी तरफ से भी गिले आ रहे थे कि मिलते नहीं है, मुलाकातें नहीं करते, तो अब उनको नवाजा गया है। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, मैं पीपल्स पार्टी आप बता दीजिएगा, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पहले होता था 5 साल के लिए वजीर बना दिया जाता था और पूछा ही नहीं जाता था। अब ये होगा कि जो कारकर्दगी अगर किसी मिनिस्ट्री से नहीं आ रही तो फिर उसकी मिनिस्ट्री चेंज भी कर दी जा सकती है, काबिलियत की बुनियाद पर होगा। तो किसी की मिनिस्ट्री खतरे में भी है? अब वो ये चीज़ें चलती रहती हैं मेरे ख्याल में। पार्टी में जो PTI की गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर 6 माह बाद, साल बाद कोई मिनिस्ट्रीज जो है वो तब्दील होती रहती हैं। फवाद चौधरी को हमने माजी में देखा कि वो कभी एक वजारत इत्तलात से फिर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरह तब्दीलियाँ जो होती रहती हैं। और जो आपने बात की कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ नहीं होता, वो हुकूमत की एक अपनी एक एडजस्टमेंट ही है, उन्होंने लोगों के साथ जो करनी होती है। जो इस ये हम काफी टाइम हो गया हम सुन रहे थे कि जो ये तोसी हो रही है फेडरल कैबिनेट में, ये फरवरी 24 में इलेक्शन हुए थे, अब फरवरी 25 आ गया, वो भी खत्म हो गया आज। तो ये 1 साल लग गया। पहले जून में सुना, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। तो उसकी एक वजह यह भी थी कि पीपल्स पार्टी को मीटिंग्स हो रही थी पीपल्स पार्टी के साथ, और उनको जो वो इस चीज पे कायल करने की कोशिश हो रही थी कि आप भी कैबिनेट में आ जाएं और आप जो है वो इस फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बने। लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी है उनका फोकस पंजाब है, वो पंजाब से हिस्सा लेना चाहते हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सूबे लेवल पे या जनूबी पंजाब फोकस्ड मुल्तान, इन जगहों पे वो ज्यादा अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इंतखाबात का भी कह रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के पंजाब में जो अंदरूनी हल्के बात करते हैं उनको उस तरह जो है वो ऐसा पंजाब में नहीं मिल रहा, उनके वो इतराजात मौजूद हैं, इसीलिए वो फेडरल कैबिनेट में भी नहीं आए। और बाकी इसके अलावा जो कैबिनेट जो है वो आ चुकी है। एक सिर्फ मैं चीज ऐड कर दूं कि अखराजात जो IMF कह रहा था कि अखराजात कम करें मिनिस्ट्रीज, अब आप देखें कि आपने सारा बर्डन टैक्सेस का, आपने महंगाई का, हर चीज, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका सारा बर्डन अवाम पे है। लेकिन इस किस्म की अगर आप फेडरल कैबिनेट को तोसी देंगे कि तो जो आम अवाम है जो बर्डन उठा रही है उस पर एक बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस किस्म की चीजें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए ये भी चीज जो है एंगल मद्देनजर रखना चाहिए। एक चीज पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी जरूरी है समझनी कि शुरू से लेके अब तक पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट मूव्स किए हैं। उन्होंने तमाम आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें ले ली हैं और कैबिनेट में इसलिए नहीं आए कि कल को अगर बात होगी तो वो कहेंगे जी ये तो हमारी हुकूमत नहीं थी। ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं, वो यही भूल रहे हैं कि अवाम जो है ना, आई विश के किसी दिन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो अवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अवाम को सब समझ आ रही है। चलें, क्योंकि जब भी बात की जाती है हुकूमत से किसी भी मामले के हवाले से तो हर मामले का जवाब ही होता है कि 2018 से शुरू करें हर मामले को। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक इजलास किया गया और उससे इजलास के हवाले से हुकूमत का जो रिएक्शन आया उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो जमहूरियत इजाज़त देती है लेकिन गैर जमहूरी रवैये और फिर उसको डिफेंड करना। यानी हम ये सोच रहे थे कि अपोजिशन किस किस्म का इत्तेहाद बनाएगी, क्या मुतालबात होंगे और ईद के बाद जब वो सामने आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन कहीं इकट्ठे होकर कोई तकारीर करना चाहती है या किसी एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहती है तो वो भी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना रहा। हुकूमत इतनी परेशान क्यों दिखाई दी, ये तो हम अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। फिर हुकूमत की जान से मौक़िफ़ अपनाया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी
की जा रही है। ये SOPs हमेशा हम यहाँ पर याद कराते हैं बहुत से मामलात के हवाले से कि याद रखिएगा जब आप ऑपोजिशन में जाएंगे तो जो रिवायतें आप डाल के जा रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये फिर SOPs आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात पेश करेंगी। फिर एक नई तौजी पेश की जा रही है कि जो इमरान खान का दौर गुजरा और उसके बाद की जो PDM की हुकूमत थी और बाद में जो PTI का किरदार था इन इंतखाबात के बाद, इमरान खान ने पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी है। क्या वाकई ही ऐसा है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी है? और अगर रवैये की बात की जाए तो बार बार तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टेन्योर गुजरा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरियत वाला नहीं था। तो क्या आज जो जमहूरी हुकूमत है उसका जमहूर वाला एक रवैया है? इस पर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब बात की जाती है कि परफॉर्मेंस, वो कहते हैं हमसे परफॉर्मेंस की बात करें, हमसे अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे तो फिर हम 5-6 साल पीछे से शुरू करेंगे और पहले उसका जवाब हमें दें फिर हम इसका जवाब देंगे। तो इस किस्म का माहौल है। बगड़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये बताइएगा ऑपोजिशन अगर कोई इजलास करना चाह रही है तो हुकूमत और जमहूरी तरीके से करना चाह रही है, कहीं आके धरना नहीं दे रही, कहीं आके जलसा नहीं कर रही जिसके लिए इजाज़त चाहिए हो, तो हुकूमत क्यों घबराई? देखिए, बात यह है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है PTI की, और आपको मालूम है कि PTI इसका बिल्कुल बुरी तरह ज़ेर अताब है। इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम चीजें मैं दोबारा रिपीट करूं, आप सब जानते हैं। और PTI की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो लिहाजा अगर ये इत्तेहाद टेक ऑफ कर जाता है तो और JUI वाकई इसमें पूरी लॉयल्टी और जिम्मेदारी के साथ और जमहूरी रवायात को रखते हुए बाकायदा इस अलायंस में शामिल होती है और कोई अपना पॉलिटिकल या जाती इंटरेस्ट में उनकी लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो फिर ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें आगे जमात इस्लामी भी आ जाती है, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पावर हो जाती है। लेकिन बेसिकली इस वक्त मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ द PTI ये हुकूमत जो है वो इनको स्पेस देने को तैयार नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल है जो मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े छोटे शहरों में PTI वाले अगर कॉर्नर मीटिंग करना चाहें या किसी तंबू के नीचे अपना कुछ गेट टुगेदर या जलसा करना चाहें तो वो उनको बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है। ये तो 1-1.5 साल से PTI के लिए हो रहा है, लेकिन आपको लगता है PTI ने हर चीज ट्राई कर ली, अब PTI दीगर ऑपोजिशन की जमातों के पीछे छुप कर कुछ करना चाहती है, ये हुकूमत मानती है? देखिए, ये उनके हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना राइट होता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो करें। अब वो चाहते हैं कि अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बना दें ऑपोजिशन का, मिसाल के तौर पे अब आपको याद है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD बनी थी, सिंध से ऑपोजिशन पार्टी की सब इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बड़ी मुसीबत क्रिएट की थी जनरल ज़िया की हुकूमत के लिए, मार्शल लॉ गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना और उससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन पार्टी जुलूस होते थे, रैली, जलसे, बहुत प्रेशर था और सही पॉलिटिकल प्रेशर उन्होंने जनरेट किया। और फिर हाल ही में IGI जो है वो बनी थी 80s के अंदर, फिर जुडिशरी मूवमेंट जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उसको पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो ये तो जमहूरी दौर में, मिलिट्री मार्शल लॉ के दौर में भी इस किस्म की चीजें अलाउड है, लेकिन इस वक्त जो है ना एक बड़ी एबनॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि PTI का एक बड़ा सख्त तनाव चल रहा है, एबनॉर्मल किस्म के हालात हैं 9 मई के साने के बाद और जारी बात है साने 26 नवंबर के बाद। तो लिहाजा बिल्कुल मुझे लगता है गवर्नमेंट कोई मूड भी नहीं होगी कि उनको कोई रिलैक्सेशन दे या उनको कोई मौका फराहम करे कि वो बड़ी तहरीक में कन्वर्ट हो जाए। तो लिहाजा अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि ये कामयाब होते हैं या नहीं है। नजमुल साकिब साहब, ये फरमाइएगा, धरने हो 2013 के बाद PTI ने जो दिए, PTI की गवर्नमेंट में जो महंगाई मार्च पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने दिया, फिर ये 26 नवंबर से पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज, आज तक एहतजाज से गुज़िश्ता सिर्फ एक दहाई के अंदर हम देख लें तो कुछ हासिल तो नहीं हुआ किसी को भी। तो ये अलायंस क्या हासिल कर लेगा? हुकूमत को क्या खतरा है? ये वाली अलायंस तो अभी बनी ही नहीं है। बिल्कुल, अभी तो जूता ढूंढ रहे हैं ये लोग। वो आपने लतीफ़ा सुना होगा ना कि ये तो जूती लब रहे हैं। इनको तो अभी पता ही नहीं है लीड कौन करेगा। क्या शायद खाकान अब्बासी साहब लीड करेंगे जिनकी अवाम पाकिस्तान पार्टी है? मौलाना साहब का वेट हो रहा है, जब वो आएंगे तो क्या वो लीड करेंगे? क्या PTI में कोई ऐसा जगहदरी पॉलिटिशियन है खान के अलावा जो कि इस काबिल हो कि वो इसको लीड कर सके? अभी तक तो यही नहीं पता कि लीड कौन करेगा। दूसरा,
क्या ये सारे लोग जो इस वक्त जमा हो रहे हैं, याद रखिएगा कि जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं नून और पीपी, वो इसमें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें पीटीआई है और छोटी छोटी जमातें हैं इसमें। अचकजई साहब हैं, बाप यानी पाप पार्टी तो आपको यानी वहाँ पे नज़र आ रही है बलोचिस्तान की, MQM इसमें है नहीं है। तो इसमें है क्या? इसमें एक अवाम पाकिस्तान पार्टी नज़र आ रही है और दूसरा नज़र आएगा अगर जमात इस्लामी आ जाती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आती हुई नज़र आ रही है, या फिर ये है कि मौलाना साहब खुद तशरीफ़ ले आएंगे बनफ़्स नफीस। तो अभी तक तो ये बिल्कुल ही आप इसके बारे में कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तो यही नहीं है कि जूता ढूंढ रहे हैं। दूसरी और अहम बात, इन सारी पार्टियों का मतमाए नज़र क्या है इस अलायंस को बनाने में? क्या ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि KP में जो सेनेट के इलेक्शन होने थे वो हो जाएं? क्या ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि जितने असीरान हैं 9 मई के वो बाहर निकल आएँ? क्या ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि खान रिहा हो जाए? क्या ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन की फोरेंसिक हो? इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता। अगर एक पॉइंट आप मुझसे पूछें कि कौन सा ऐसा है जो मुश्तरक है, जिस पॉइंट पे आके कि सारी की सारी पार्टियां इकट्ठा हो सकती हैं, वो है कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, नए इलेक्शन कराए जाएं। और ये वो पॉइंट है जो कि मौलाना साहब के कानों को म्यूजिक लग सकता है। अब ये कि मौलाना साहब बीच में आएंगे कि नहीं, मौलाना साहब देखिए, आपको लगता है वो गलती करते हैं? PDM 1 में भी PDM 2 में भी उनको बताया गया जी आप लीड करें, बाद में जो है वो एक तरफ कर दिया गया। मौलाना साहब गलती करते हैं, लेकिन सोच समझ के गलती करते हैं। इस फिक्रे पे सोचिएगा। देखिए, कुंजी जो है ना वो मौलाना साहब के पास है, लेकिन जो एक खबर आई है ना सलमान अकबर राजा साहब ने जो बयान दिया है, मुझे उससे कुछ थोड़ी सी बू आती है कि जी कुछ ऐसा ये करने का रखते हैं इरादा जो कि पूरा नहीं होगा। वो ये है, उन्होंने फरमाया कि हमें वादा करना चाहिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं पकड़ेंगे। सवाल ये है कि ये कहां से निकल आई है बात? तो इस पे जरा सोचने की बात है कि अभी तो ये पड़ाव पड़ा ही नहीं, अभी तो खैमा बना ही नहीं, और हम ये देख रहे हैं कि जी इसमें कौन कौन समाएगा कौन कौन नहीं समाएगा। कुछ जरा इंतजार कर ले, ईद के बाद तक तो का ये बादल छटेंगे, साफ साफ नजर आएगा, तो फिर बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को जिक्र करना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3 पॉइंट डिमांड पेश की है ये बाहर फॉरेन टूर पे जाने से पहले, और मेन उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग का क्या मेरा फार्मूला होगा अपना KP के अंदर। तो देखें उनको भी बहुत कुछ चाहिए। उनको ये तहफ़्फ़ुज़ भी तो है ना कि PTI जब कई बात थोड़ी सी भी बनना शुरू होती है तो वो सोलो फ्लाइट लेकर निकल जाते हैं, कभी मुज़ाकरात करने निकल जाते हैं, कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ आइन करेंगे, बैठते हैं, फिर एतमाद में नहीं लेते, फिर सोलो निकल जाते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात भी वो कह रहे हैं हम क्लियर करेंगे। साकिब रशीद साहब, बुनियादी सवाल ये कि हुकूमत क्यों परेशान है? हुकूमत की परेशानी जो है वो वैसे समझ से बालातर है कि एक अपोजिशन जिसमें JUIF बाकायदा तौर पर नहीं है। आप देखें कि कल का जो एलामिया जारी हुआ है उस एलामिया पे उनके दस्तखत नहीं है। उन्होंने क्योंकि लिखा हुआ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी, तो वो कहते हैं कि हम तो 26वीं आईनी तरमीम में हमने वोट दिया है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि हम बतौर मुबस्सर शामिल हुए हैं, हम बाकायदा तौर पर इसमें आपके अलायंस में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी आवाज़ जो है JUIF वो इस अभी इनके साथ जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रही। तो जब वो भी इत्तेफाक नहीं कर रही, एक छोटे से होटल में अगर वो 20, 50 या 100 बंदा बैठकर तकरीर कर रहे हैं और उसको इतनी पजीराई भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने नहीं देखा उस लेवल पे पजीराई मिल रही हो, तो वो अगर तकरीर करने दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। गवर्नमेंट की पैनिक तो मुझे समझ नहीं आती। फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम तो नहीं रोक रहे थे और पता नहीं किसने उनको कह दिया, और इस तरह की बात कि आप अगर उनको उस होटल में नहीं करने देंगे कॉन्फ्रेंस तो वहाँ तो मैस क्रिएट होगा, वहाँ पे मीडिया आएगा, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे लोग करेंगे कि जी हम गवर्नमेंट रोक रही है। गवर्नमेंट तो इस किस्म का एक्ट करके उनकी कॉन्फ्रेंस को उन्होंने पॉपुलर बनाया है, उनको उनकी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आप मरियम नवाज साहिबा हैं, पंजाब में जलसे कर रही हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी जनूबी पंजाब में जलसा किया, बड़ा जलसा किया। तो बेहतर यह है कि आप अपोजिशन को भी स्पेस दें। अपोजिशन अगर कोई जलसा, कोई एहतजाज करना चाहती है, अगर रूटीन में करने देंगे कि वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनेगी। अगर आप उसको जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे
बनाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे तो फिर मसला होगा। तो एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लग रहा है कि पीटीआई की जो प्लानिंग कर रही है वो ये चाह रही है कि क्योंकि हमारी बात जो है वो जहां पे बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही, गवर्नमेंट तो चले कर रही थी मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात से पीछे हट गए, तो अब वो उन फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। साकिब बशीर साहब, पीटीआई का शुरू दिन से था ना कि वो चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे ही उधर, वो तो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे ही उधर, हुकूमत को तो वो कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। जी मैं वही कह रहा था कि वो उस तरफ जा रहे हैं जहां से अगर वो जाएंगे तो फिर रिएक्शन जो है वो आ सकता है, तो इसलिए उन्होंने अब ये कोशिश की। अगरचे शायद ककान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमने दावत ही नहीं दी, बाकी पीटीआई की लीडरशिप कह रही थी कि हमने दावत दी हुई है, तो ये इनके अंदर कंफ्यूजन है। मतलब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि दोनों रोजा कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, कोई अगर आप कहें कि 1 2 3 अगर 3 नुकाती कोई एजेंडा मैं आपको बता सकूं कि ये जो अपोजिशन क्या चाह रही थी, मुझे समझ नहीं आई। एक चीज उनकी पॉजिटिव थी कि उन्होंने एक डिबेट जनरेट की, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग आ रहे थे और वहां के आके पीटीआई की जो है वो पिछली गवर्नमेंट की उनकी उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने बात की, तनकीद की, उसमें जो कुछ जो है वो पिछली गवर्नमेंट में होता रहा इन्होंने सुनी बातें। लेकिन इनका 1 2 3 एजेंडा क्या, एलामिया आ गया, ठीक है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, और ये सारी चीजें आ गई, लेकिन ये है कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है, बड़ी मूवमेंट बने भी, मोमेंटम बनेगा, किस तरह बनेगा ये नहीं है। और मौलाना फजल रहमान सबसे मजबूत फैक्टर है इस पूरे सिनेरियो में। अगर वो इस तहरीक के साथ आते हैं तो मेरे ख्याल में अपोजिशन एक जो वो बड़े पैमाने पर खुल के सामने आ सकती है और हुकूमत के लिए हुकूमत मुखालिफ एक प्रेशर ग्रुप बन सकती है। अगर वो नहीं आते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़े पैमाने पर कोई उस पर कोई असर जो है वो क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मुख्तलिफ किस्म की कानून साजियों के बाद बिल्कुल रिलैक्स है। आपने ये जो तोसीर देखी है जो कैबिनेट में, ये रिलैक्स है। पिछले 2-3 माह बड़े टेंस थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है समझ रही है कि वो उस माहौल से वो निकल चुके हैं, अब जो है वो स्मूथ माहौल है और इसी को लेकर आगे चलेंगे। इसलिए जो अपोजिशन है उसको बहुत बड़ी और बड़े पैमाने पर कोई तहरीक की जरूरत होगी, जो ईद के बाद ही बजाय अभी लगता है एक बात तो बिल्कुल रेस्ट होगी। नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि कोई तहरीक हो पाएगी? लेट्स प्रेडिक्ट दिस। देखिए, वो वक्त गुजर चुका, चिड़ियां चुग गई खेत, अब सिर्फ ये है कि उस खेत की सूरत हाल सामने नजर आ रही है। इस तहरीक में देखिए, जान डालनी हो ना तो उसमें जिस तरह मैंने पहले भी यानी अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख में जो बनते हैं ना, अलायंसेस बनती हैं, उसमें सिर्फ एक बेसिक सवाल जो है वो अपने आप से पूछना होता है और सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। वो बुनियादी सवाल ये है कि ये इत्तेहाद खुद बन रहा है या बनवाया जा रहा है। अगर तो खुद बन रहा है तो ईद के बाद क्या, वड्डी ईद तो बाद भी कुछ नहीं होना। अगर ये बनवाया जा रहा है और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स इसमें बनने की बातें आ रही हैं तो फिर इसमें जान पड़ेगी। और उसमें आप देखेंगे ऐसे 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 ये सारी कैसी तरतीब दे गया कोई, कितने खामोश हो गए हम लोग। उसके बाद फिर सारे के सारे लोग जो है ना वो एक तरतीब से अपनी लाइनों में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पे खड़े हो जाते। शेख रशीद साहब याद आ गए, वो कहा करते थे जब एहतजाज हुआ करते थे कुर्बानी वाली ईद से पहले कुर्बानी होने जा रही है, और बहुत प्रेडिक्शंस किया करते थे, होता कुछ भी नहीं था। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बढ़ती आबादी, बढ़ते मसाइल और फिर वसाइल की भी कमी हो जहाँ पर जिस मुल्क में, तो वहाँ पर ये इशू उठाना और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह आबादी पर कंट्रोल करना है ताकि हम जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं या जो हमारे वसाइल हैं उनको सही मायनों में यूटिलाइज़ कर सकें। नजम साकिब साहब, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की आबादी की बात की जाए तो मैक्सिमम यूथ है, फिर आबादी की जो रफ्तार है जिस तरह से वो बढ़ रही है वो भी वर्ल्ड में टॉप लिस्ट में स्टैंड करती है। पूरी दुनिया ने इस हवाले से कोई ना कोई काम किया अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए और अपने वसाइल को देखते हुए। पाकिस्तान में इस तरह से कोई अमली तौर पर हमें काम नजर नहीं आता, तो आपको क्या लगता है कितने मसाइल पैदा होते हैं इस चीज़ से? देखिए, ये तो हुकूमतों की बात आ जाएगी। बात असल में इस वक्त मौजू जो हमारा ज़ेर बहस है वो ये है कि मीडिया का क्या रोल है इसमें, ताकि वो बताए कि जी ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये आपके लिए ज़्यादा मुज़िर है
हम सब के लिए, हमारे बच्चों के बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए। अब देखिए ना, 1979 में चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि सिर्फ एक बच्चा होगा, और फिर 2015 तक उन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और कंट्रोल किया, और इस तरह उन्होंने 40 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में आ जाने थे, जो कि इस पॉलिसी की वजह से नहीं आए। इसी तरह से जापान का जो है वो 1962 में शुरू हुआ, कोरिया ने जो है 1951 में और 1951 में, कोरिया ने 1962 में शुरू किया। तो आप ठीक कह रहे हैं कि दुनिया भर में लोग देखते हैं कि हमारे वसाइल क्या हैं और उसके बारे में हमें यानी प्लानिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान में शुरू से अगर आप देखें तो वो ये होता है कि उन्होंने रहना ही 2-3 साल है हुकूमत ने, उसमें वो विजनरी जो अप्रोच है वो नहीं आती। लेकिन ये एक वाहिद पॉइंट है ज़ौक, ये जो आबादी का बढ़ना है ना, ये बिल्कुल सच है। और ग्लोबल अगर आप देखें तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, ये इंडिजिनस प्रॉब्लम भी है, ये लोकल प्रॉब्लम भी है। 8.2 बिलियन लोग हैं इस वक्त दुनिया में, और पाकिस्तान की अगर आप शरह देखें तो 1.52 है। 1.52 बहुत बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ की है, क्योंकि अगर आप देखते हैं इंडिया में ये 0.92 है और चाइना में ये माइनस में जा रही है। अब हमने करना क्या है? हुकूमत तो अपने काम कर रही है, लेकिन उसमें जमीन सुकड़ रही है, तेल खत्म हो रहा है, पानी के मसाइल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब अगर आप कोई भी हुकूमत 5 साल के बाद तक देखेगी तो उनको पता लगेगा कि यार ये कुछ करना है, यार इसको कंट्रोल करना है। मीडिया का क्या रोल है? मीडिया अपडेट करता है, मीडिया जो है वो ओपिनियन शेप करता है। मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो उसने जो अगर सच बोलने की ठानी हुई है तो वो सच बोले ना, कि इस मसले पे तो कोई किसी किस्म की सियासत नहीं है। तो मीडिया का बिल्कुल रोल बनता है और मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। और मीडिया में आपके ये सारे आते हैं, फेसबुक भी आता है और आपका ये सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, अखबारात भी हैं, रेडियो भी है, टीवी भी है। तो उसमें अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी, और मीडिया में तो है ही, और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मसाइल की निशानदेही की, ये मसाइल वो हैं जिनसे हम दो चार भी हैं और आने वाले अरसे के अंदर निशानदेही बड़ी सख्त की जाती है। इन मसाइल से हमें ज़्यादा मसाइल होंगे, मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। तो इस अहम मामले के हवाले से, उस पर कंट्रोल पाने के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या करने की ज़रूरत है? किस किस्म की कंप्लेंट्स और किस किस्म की? अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई फैमिली प्लानिंग की कोई नेशनल लेवल पे मूवमेंट चली थी और एक विजन के मुताबिक चली थी, और उस जमाने में 60 में प्रेसिडेंट अयूब खान का दौर था, मुझे क्लियरली याद है, जब जिस वक्त 5 ईयर के वो पाकिस्तान के बनते थे अपना रिफॉर्म्स, और 5 ईयर्स का पूरा विजन बनता था। हालांकि मैं समझता हूँ ज्यादा होना चाहिए, 10-20 साल का विजन इकट्ठा आना चाहिए। तो उधर उस जमाने में नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग की मूवमेंट होती थी। उस जमाने में रेड क्रॉस होता था, वो उनके टिकट्स जारी होते थे, स्टिकर्स जारी होते थे, तो लगता था कि वाकई फैमिली प्लानिंग की मूवमेंट है, और कोशिश की जा रही कि लोगों को ये अवेयर किया जाए कि मुझे याद है स्लोगन भी होता था, छोटा घराना खुशहाल घराना, अगर आपको याद हो, छोटा घराना खुशहाल घराना। तो लेकिन वो बाद में पाकिस्तान में अफरा-तफरी हुई, सोशल इंतशार, पॉलिटिकल इंतशार, मामला गड़बड़ हो गया और मामला डिरेल हो गई। देखिए बात यह है कि सिर्फ ये देखें कि पिछले 3 सालों में 15 लाख पाकिस्तानी स्केल्ड अनस्केल्ड ब्रेन वाले लोग वो पाकिस्तान छोड़ के मायूस होकर चले गए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि आपके पास ज़राए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनको अच्छी जॉब दे सकें, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकें। तो लिहाजा वो उन्होंने पाकिस्तान से आपके हिजरत कर लिए। वो ज़्यादा बात है कि जब गवर्नमेंट की किसी मिनिस्टर से बात करें तो वो कहते हैं अच्छा हुआ है लोग चले गए ना, और भी जाना तो जाए, कम से कम हमें रिमिटेंसेस जो है वो आती रहेगी। लेकिन नहीं, बात यह है कि दिस हैज टू बी डन। जब तक पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं होगा, अगर पॉपुलेशन पर पूरा कंट्रोल आना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप वो चाइना और जापान वाला मॉडल आप लगाएंगे तो आपको पता पाकिस्तान के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो मैदान में उतर आएंगे कि जनाब ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपने अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है। ये पिछले 4 महीने के एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.92% ग्रोथ रेट, और भाई इसके साथ आप इस पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते हैं।
ये कम अज कम आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक गोल होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर। याद रखें, कुछ नेशनल गोल ऐसे होते हैं, रियासत के ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिसमें जो पॉलिटिकल है उसमें वो चीजें मैटर नहीं करती हैं, चाहे जो भी पार्टी हो उसने जनाब उन गोल को अचीव करना है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हमने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम करना था तो पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस था कि जी ठीक है, इंडिया ने किया, हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे, वी विल पे द प्राइस, जो कुछ हमें अपना प्राइस अदा करनी पड़ी हम करेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। तो ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल, इसको किस हद तक हम कर सकते हैं, इंसेंटिव दें जनाब। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी, नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि जो जिसका घराना कम होगा, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होगा, उनको जनाब फ्री, बच्चों को सब्सिडाइज एजुकेशन होगी, उनके बिजली गैस के बिल सब्सिडाइज होंगे, उनको राशन में सब्सिडी मिलेगी, ताकि लोगों में इंसेंटिव हो कि अच्छा अगर हम छोटा घराना रखेंगे तो हम खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे तो मुल्क जो है पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो यू नीड अ वेरी होलसम स्ट्रैटेजी। और इसमें बिल्कुल आई एम ग्लैड कि आप ये प्रोग्राम इसमें कर रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान के टॉप सोशल एक्सपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स हैं, सबको लेकर आए, एक बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग कमीशन टाइप चीज जो है वो बनाए, जो कि फिर अपने तजावीज़ात गवर्नमेंट को दे, और फिर जो कानून साजी करनी है फिर गवर्नमेंट कानून साजी भी करे उसको। नजमी साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे? तजावीज़ात मैं नहीं, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, वो जो चलते थे ना, वो इश्तिहारात चलते थे, तो उसमें एक चलता था बच्चे 2 ही अच्छे जी। अब सवाल ये कि ये सारा कुछ जो है वो आप अब हुकूमत को मुझे ये बताइएगा कि गरीब आदमी जो है वो उसको तो जब वो बच्चे पैदा करता है तो 10-12 उसके होते हैं कि जी 10-12 होंगे, काम करेंगे, कोई लोहार का काम करेगा, किसी वर्कशॉप पे डाल देंगे। ये तो उनकी इकोनॉमिक सोच है। तो ये शुरू होगी हुकूमत से, और फिर उसके बाद आपकी जो आवाम है वो आपको रिस्पॉन्ड करती है पॉजिटिवली। फिर वो कहते हैं वो 10-12 में से 2 अच्छे निकले, फिर वो कहते हैं इस तरह स्लोगन पे काम हो गया है। साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा, ये हम मिसालें देते हैं कि फ़लाँ मुल्क की इकॉनमी की जो पॉलिसीज़ थी उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो किस तरह काम करती हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होती कि उन लोगों ने इस पर कंट्रोल किया, इसको भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ वो जो पहले बात यहाँ पे हुई कि 2-3 साल एक गवर्नमेंट होती है, 3-3.5 साल या 4 साल जो है वो एक्टिवली करती है, तो फिर आगे निकल जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, और जो और बहुत सारे इश्यूज़ में वो पड़े रहते हैं। या अभी अगर रिसेंटली देखें तो पिछले 3-2.5 साल से जो IMF के साथ मामला चल रहे हैं, जो हमारी जो मईशत है वो संभल नहीं रही, तो इस किस्म के इस जो आबादी कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल पे तवज्जो नहीं जा रही। तो माजी में हमने देखा कि आज से 20 साल पहले जो है वो पॉलिसीज़ थी, उस पर उसके हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी, मीडिया पे भी कैंपेन, आगाही मुहिम भी चलती थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अभी तकरीबन 10-15 साल से ये चीज़ें उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसका मईशत पर भी असरात हैं, सेहत पर है, मौलियात पर, तालीम पर जो है वो असरात हैं, और इसके अलावा बहुत ही अगर नीचे अगर आप देखें इसको तो खुराक, पानी, रिहाइश, रोज़गार, इस पर भी असरात है कि जितनी आबादी जो है वो ज़्यादा होगी तो उसको किस तरह आप फैसिलिटेट करेंगे, सहूलियात कैसे। आप देखें ना, इस्लामाबाद का अगर आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स हैं, तो 2 हॉस्पिटल्स में अब आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, फिर भी 2 ही हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि आबादी अब वो जो है वो उसको कवर ही नहीं कर पा रहे। इसी तरह आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे ये बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो आपकी कम पड़ जाती हैं। तो इसलिए जो वसाइल हैं उनके मुताबिक अगर आबादी होगी तो फिर ही जो है मुल्क सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। एक जो मतलब एक स्टडी जो मैं पढ़ रहा था उसमें यह बताया गया कि अगर इसी तरह ये आबादी आगे बढ़ती रही तो जो 225 मिलियन के करीब हमारी आबादी है वो 2050 में तकरीबन जो है वो 386 मिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल करें मुख्तलिफ जो है वो जराए से तो ये 338 मिलियन तक हम इसको कंट्रोल रख सकते हैं 2050 तक। इसी तरह मुलाजमतों के हवाले से भी कि कितनी मुलाजमतें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर 2040 या 2050 तक जो है वो आगे जाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म जब तक प्लान नहीं होगा, मुस्तकिल पॉलिसीज नहीं होगी, हुकूमतें बदलती रहें, लेकिन
लेकिन ये वो पॉलिसीज है, मेरे ख्याल में किसी गवर्नमेंट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इख्तिलाफ भी नहीं होगा तो उनको वो आगे लेकर चले, उनको उनकी आगाही मुहिम चलाएं। आम जो गांव देहात में लोग हैं उनको तो वैसे अभी अगर देखें तो इस वक्त अगर डिजिटल मीडिया इतना आम हो चुका है कि हर घर तक एक आवाज पहुंचती है, लेकिन इस हवाले से जो पैगाम जाना चाहिए वो पैगाम नहीं जा रहा। लोगों को इस हवाले से आगाही नहीं है कि आपने अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम देनी है, अच्छा रोजगार, अच्छा मुआशरा, सेहत के जो तमाम सहूलियात अगर आप चाहते हैं कि पहुंचे, मजमूई तौर पर माशरे को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना है, तब जाकर ये चीजें जो है वो ठीक होगी, वरना तो आगाही वाला तो सीन ही नहीं है इस वक्त। जो है एक बैरियर का जिक्र किया गया कि जो एक मुस्तकिल और मजबूत जो पॉलिसी की जरूरत है। एक बैरियर का जिक्र किया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो मजहबी तौर से आता है, फिर इनकरेज करने के हवाले से कुछ प्लान बताया गया, अगर वो अमल कर लिए जाएं तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। नजम साकी साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, ग्रेड 21 की एक FPR की खातून ऑफिसर ने केस कर दिया है कि उनको मुसलसल OSD बनाया गया है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी कि आपको खुदे लाइन लगा देते हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि मोहतरमा, अच्छा नहीं है कि आप FBR की बजाय घर बैठी हुई हैं, क्योंकि FBR में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पर नहीं आ रहा। ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, मोहतरम वज़ीर ख़जाना ने फरमाया कि माशी इस्तेहकाम आ चुका, मईशत की बुनियाद पड़ गई, टैक्स निज़ाम में बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट अच्छे मकाम पर खड़ी है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम तो आ चुका है मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब, अब ये बता दीजिएगा कि गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट कब आएगी। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। तनु का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।